नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि काम का स्टे क्या होता है और बिना काम का स्टे क्या होता है। इसको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि काम का स्टे क्या होता है और बिना काम का स्टे क्या होता है। तो देखिए, न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकरण में पारित किया गया आदेश जो रहता है वह काम का रहता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय को भ्रम में रखते हुए, अर्थात न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को और परिस्थितियों को छुपाते हुए कोई आदेश अपने पक्ष में करवा लिया है, तो इस प्रकार का आदेश जो है वह उस व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में हुआ है वह उसके लिए बिना काम का आदेश हो जाता है। तो देखिए, ऐसा किन प्रकरणों में होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि किसी ज़मीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस जमीन का मालिक जो रहता है उसके द्वारा तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के समक्ष धारा 250 का प्रकरण पेश किया जाता है और यह कहा जाता है कि मेरी जमीन पर इस व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है और मुझे अनुचित रूप से इससे बेदखल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर यदि जमीन का मालिक जो है वह यह सिद्ध कर देता है कि हाँ, उसे वास्तव में अनुचित रूप से उसकी ज़मीन से बेदखल किया है और उसकी ज़मीन पर अनावेदक जो है, अवैध कब्जाधारी जो है, उसका अवैध कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय जो है वे उस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश जारी कर देंगे कि वास्तव में इस ज़मीन पर जो है इस व्यक्ति का अवैध कब्जा है, इसलिए इस ज़मीन का कब्जा जो है इसके मालिक को दिया जाए। तो जब आदेश होता है उसके बाद में एक अमल आदेश जारी होता है जो कि राजस्व निरीक्षक महोदय और पटवारी महोदय को जारी किया जाता है कि आप मौके पर जाइए और इस ज़मीन के मालिक को इसकी ज़मीन का कब्जा दिला दीजिए। अब वे मौके पर जाते हैं और उस ज़मीन के मालिक को उसकी ज़मीन का कब्जा दिला देते हैं। अब जब उसकी ज़मीन पर उसका कब्जा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को उस ज़मीन से हटाया है, अर्थात जो अवैध कब्जाधारी जो व्यक्ति है उसको उस ज़मीन से हटा दिया गया है, अब वह व्यक्ति क्या करता है कि उपखंड अधिकारी महोदय अर्थात एसडीओ महोदय के समक्ष धारा 44 के तहत अपील प्रस्तुत करता है कि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा जो ज़मीन का मालिक है उसके पक्ष में गलत आदेश पारित किया है और साथ ही साथ उस अपील के साथ में धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। अब धारा 52 क्या होती है वह भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 52 ये कहती है कि किसी भी राजस्व अधिकारी के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है तो उसको स्थगित किया जा सकता है। स्थगित किया जा सकता है से मतलब होता है कि उसको रोका जा सकता है और उसको स्थगन आदेश या स्टे आदेश भी कहा जाता है। अब वह जो अवैध कब्जाधारी व्यक्ति है वह न्यायालय से अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय से यह प्रार्थना करता है कि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया है वह आदेश गलत है, इसलिए इस अपील के निराकरण तक उस आदेश के पालन को अर्थात उसके कंप्लायंस को रोका जाए, अर्थात स्टे दिया जाए कि जो तहसीलदार महोदय ने आदेश दिया है उसको मौके पर लागू नहीं किया जाए, अर्थात उस ज़मीन का कब्जा जो है उसके मालिक को नहीं दिया जाए जब तक कि इस अपील का निराकरण नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एसडीओ महोदय जो है वे क्या करते हैं, अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय जो है वे क्या करते हैं कि स्टे आदेश अर्थात स्थगन आदेश जो है वह उस अपीलांट के पक्ष में अर्थात उस अवैध कब्जाधारी व्यक्ति के पक्ष में पारित कर देते हैं कि उस न्यायालय का अर्थात अधीनस्थ न्यायालय का तहसीलदार महोदय के न्यायालय का जो रिकॉर्ड है वह अपील न्यायालय में नहीं आता है, या इस अपील के निराकरण तक या जो उपखंड अधिकारी महोदय को उचित लगता है तब तक के लिए वे स्थगन आदेश जारी कर देते हैं कि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय ने जो आदेश पारित किया है उसको रोका जाए, उसका पालन नहीं किया जाए। और इस प्रकार का आदेश जो है वह अवैध कब्जाधारी जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय से प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो स्थगन आदेश इसने प्राप्त किया है, क्या यह स्थगन आदेश उसने सही बात को बताते हुए या सही परिस्थितियों को बताते हुए प्राप्त किया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया था उसका कंप्लायंस तो मौके पर हो चुका है, क्योंकि जो
आरआई महोदय और पटवारी महोदय जो है उनके द्वारा मौके पर जाकर उस जमीन का कब्जा जो है उस जमीन के मालिक को दिला दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो एसडीओ महोदय ने जिस आदेश को रोका था कि इस आदेश को इस अपील के निराकरण तक, या जो भी आदेश उन्होंने पारित किया था कि इतनी तारीख तक इसको रोका जाए, तो ऐसी स्थिति में एसडीओ महोदय के द्वारा जो स्टे आदेश किया है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो देखिए अब यहाँ पर यह विचारणीय है कि एसडीओ महोदय ने जो आदेश पारित किया है वह आदेश मौके पर उस आदेश का कंप्लायंस होने के बाद में पारित किया है। तो ऐसी स्थिति में मौके पर तो उस आदेश का अमल हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में उस आदेश को रोका जाना संभव नहीं है जो आदेश तहसीलदार महोदय और नायब तहसीलदार महोदय ने पारित किया है, क्योंकि उसको कैसे रोका जाएगा, उसका तो कंप्लायंस मौके पर हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक बात को और समझ लेते हैं कि जब भी किसी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध किसी वरिष्ठ न्यायालय में कोई कार्यवाही की जाती है, तो ऐसी स्थिति में यह होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड को भी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा बुलवाया जाता है और उस प्रकरण में क्या क्या कार्यवाहियाँ हुई है उन बातों पर भी विचार किया जाता है। अब क्या होता है कि एसडीओ महोदय के द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किया था उसका कोई महत्व इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जब एसडीओ महोदय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अर्थात तहसीलदार महोदय या नायब तहसीलदार महोदय के रिकॉर्ड को कॉल किया जाएगा अर्थात उसको बुलवाया जाएगा अपने प्रकरण में, तो उस प्रकरण में उस आदेश के अमल का प्रतिवेदन लगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब एसडीओ महोदय उपखंड अधिकारी महोदय यह देखेंगे कि इस आदेश का अमल तो हमने जो स्टे दिया है उससे पहले ही हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में उस आदेश को रोका जाना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एसडीओ महोदय क्या करेंगे कि अपने द्वारा जो स्थगन आदेश जारी किया गया था उसको स्वतः ही वो समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय से सही बात न कहते हुए और न्यायालय को भ्रम में रखते हुए कोई आदेश प्राप्त कर लिया जाता है, तो इस प्रकार का आदेश जो रहता है वह उस व्यक्ति के लिए ही घातक हो जाता है और उसके लिए बिना काम का हो जाता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।